RH तत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, RH फैक्टर सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया। इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH RH पॉजिटिव कहलाता है। जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH रहित यानी RH नेगेटिव कहला जाता है। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है, यानी रक्त देते लेते समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है कि RH पॉजिटिव है नेगेटिव। जैसे कि RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त तथा RH नेगेटिव को RH नेगेटिव का रक्त दिया जाता है। को पता है आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिन तो दूसरा होता है रेनिन। जी हाँ, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ यानी पेप्टोज में बदल देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। आपको पता है आमाशय यानी स्टमक में भोजन कितने समय तक रहता है? तो हम बताने जा रहे हैं। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय में ऑक्सीनटक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टायलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आपको पता है यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में भी बदल देता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत द्वारा पित्त रस स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। अवशोषण किसे कहते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं अवशोषण यानी अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन पचे हुए भोजन का रुधिर में मिलना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है? जी हाँ, स्वांगीकरण एक तरह से क्या है? अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। यानी अवशोषित हुए भोजन को शरीर में उपयोग लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। को पता है छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है और इसमें निम्न एंजाइम होते हैं: इरिप्सिन, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेस। जी हाँ, इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसा कि इरिप्सिन शेष प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यह माल्टेस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और सुक्रेस यह सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देती है। इसी तरह लैक्टेस यह लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टेस में परिवर्तित कर देती है। लाइपेस यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदल देती है। आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। आंत्रीय रस क्षारीय होता है। छोटी आंत यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। लिवर के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी यकृत जिसे हम लिवर कहते हैं का क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। क्या आपको पता है कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय क्या होता है और यह कहाँ पर स्थित होता है और इसकी संरचना यानी
स्ट्रक्चर यानी आकार कैसा होता है, तो हम बताने जा रहे हैं कि पित्ताशय नासपति आकार का एक थैली होती है, यानी गाल ब्लैडर, जिसको हम हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। एक नासपति आकार की थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा रहता है। सबसे बड़े आवर्त बीजी वृक्ष का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष है यूकलिप्टिस। जी हाँ, यूकलिप्टिस ये एक ऐसा सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष है। क्या आपको पता है सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो हम बताने जा रहे हैं, सबसे बड़ा फल है लोडोसिया। जी हाँ, लोडोसिया। इसे डबल कोकोनट के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइड कौन सा होता है? तो हम बताने जा रहे हैं, सबसे छोटा टेरिडोफाइड एंजोला है। यह एक जलीय पादप है, यानी एंजोला जलीय पादप सबसे छोटा टेरिडोफाइड्स है। इसी तरह सबसे छोटे बीज आर्किड के होते हैं। जी हाँ, आर्किड के बीज सबसे छोटे होते हैं। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? तो वुल्फिया नामक पुष्प होता है। इसका व्यास 0.1 mm का होता है। कैंकर नामक रोग कैसे होता है? तो हम बताने जा रहे हैं कि साइट्रस कैंकर नामक रोग का कारक ज़ैंथोमोनास सीट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाओं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। इसी तरह गेहूं का टुंडू रोग, जी हाँ, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, इस रोग का कारक कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिक नामक जीवाणु होता है तथा एंजुइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड्स होता है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। धान का अंगमारी रोग क्या होता है? तो हम बताने जा रहे हैं, धान का अंगमारी रोग बैक्टीरिया बिलीगेट ऑफ राइस, यह रोग ज़ैंथोमोनास ओराइज नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। आर्म ऑफ कॉटन रोग क्या है? तो हम बताने जा रहे हैं कि ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग, इस रोग का कारक ज़ैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे की पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना यानी भूरा सा रंग हो जाता है, यानी पत्ती पर छोटे छोटे छिद्रनुमा भूरा रंग बन जाता है। क्या आपको पता है आलू का सेथिल रोग यानी विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो कैसे होता है? तो हम बताने जा रहे हैं, इसको रिंग रोग नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जाइलम का पूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरेन नामक जीवाणु होता है। इस रोग में पौधे का सेवन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। पोटैटो मोज़ेक रोग क्या होता है? जी हाँ, यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन या बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसी तरह बंकी टॉप ऑफ बेनाना नामक रोग, यह रोग बेनाना वायरस एक के द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने और सभी पत्तियां शिखा पर गुलाब व्रत एकत्रित हो जाती है। इसको बंकी टॉप ऑफ बेनाना कहते हैं। आप बता सकते हैं तंबाकू का मोज़ेक रोग क्या होता है? जी हाँ, तंबाकू का मोज़ेक रोग के अंदर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती है। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, जिसे हम शॉर्टकट में TMV नाम से जानते हैं। इससे प्रभावित पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि वह दूसरे पौधों तक ना पहुंचे। आपको पता है प्लेग के समय यानी प्लेग बीमारी के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं यानी दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड
आर्मस्ड की हत्या कर दी थी। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के समय जब प्लेग की बीमारी फैली तो जो प्लेग अधिकारी थे रेड और आर्मस्ड, उनकी जातियों से प्रभावित होकर देखकर पूना के चापीकर बंधुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। क्या आपको पता है तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति व 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ की गए हैं। 1893 में तो गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किसने किया था? तिलक के जरिए। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक के जरिए। के अंदर क्रांतिकारी, या जी हाँ, महाराष्ट्र के में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। जी हाँ, पंजाब केसरी के जरिए उन्होंने क्या है, आंदोलन खड़ा कर दिया। पता है बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। यानी देश के लिए जेल की यात्रा बाल गंगाधर तिलक ने की, जो कि पहले कांग्रेसी नेता थे। इसके साथ ही हम बताने, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना आमार सोनार बांग्ला। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस ने 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल और उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। जी हाँ, जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुई सन 1907 के अंदर, उस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के जरिए की गई। क्या आपको पता है सन 1906 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नारोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। यानी दादा भाई नारोजी ने सन 1906 में पहली बार कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज्य की मांग की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा किनके द्वारा की गई और कब की गई? तो हम बताने जा रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय किया। जी हाँ, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय किया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। जी हाँ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होने पर पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? तो कर्जन, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे स्वतंत्रता समय संग्राम के समय, तो कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यानी कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह शब्द अंग्रेज अधिकारी कर्जन ने स्वतंत्रता संग्राम के समय कहा। दादा भाई नारोजी ने 1887 यानी 1887 ईस्वी में दादा भाई नारोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। ये कहें कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई, ये सवाल हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि दादा भाई नारोजी ने इंग्लैंड के अंदर 1887 ईस्वी में उसकी स्थापना की थी। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किन के जरिए किया गया? जी हाँ, तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। जी हाँ, आनंद मठ में क्या किया गया है? सन्यासियों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत का विद्रोह किया जाने का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। आपको पता है भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने कब लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी?
तो हम बताने जा रहे हैं 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारी थी। आपको पता है कि गांधी इरविन समझौते को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताने जा रहे हैं कि गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यानी दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। यह किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है हमारे आने वाले सरकारी एग्जामों में। इस केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। जी हाँ, तो हम बताने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय दीनानाथ के जरिए दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी की गई थी। भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो हम बताने जा रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ के अंदर की गई, जो कि उत्तर प्रदेश के राजधानी है। स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने कुख्यात सेलुलर जेल कहां पर बनाई, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी जाती थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, कुख्यात सेलुलर जेल की स्थापना अंडमान में की गई थी। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम के समय बताया था कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी यानी एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। ऐसा कौन से नेता थे जिन्होंने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? तो हम बताने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किनके जरिए दिया गया? तो सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु के जरिए दिया गया। यानी सब लोगों की एक जाति हो, एक धर्म हो, एक ईश्वर हो का नारा श्री नारायण गुरु के जरिए दिया गया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किन्होंने की? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसान शब्द का जन्मदाता कौन व्यक्ति था? यानी किसने पहली बार पाकिस्तान नाम का शब्द दिया? तो हम बताने जा रहे हैं पाकिस्तान नाम का शब्द सबसे पहले जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने पाकिस्तान नाम का शब्द दिया, चौधरी रहमत अली ने। क्या आपको पता है किन को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था स्वतंत्रता संग्राम के समय? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता था। इसके साथ ही ए.ओ. हुम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। जी हाँ, ए.ओ. हुम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। ए.ओ. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. हुम को कहा जाता है। ऐसा कौन सा कानून था जिसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? यानी काला कानून कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रोलट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना वकील के कार्रवाई के, बिना दलील के क्या है, पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया था। इसलिए रोलट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट भी कहा गया, यानी काला कानून भी कहा गया। क्या आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस किन की याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस
जी हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। 20वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो हम बताने जा रहे हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के जरिए की गई। जी हाँ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के जरिए की गई। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से भी पुकारा था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हम बताने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। जी हाँ, देशबंधु चित्तरंजन दास नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी भारत देश का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस समय दी गई और किनके जरिए दी गई? तो हम बताने जा रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। जी हाँ, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर पुकारा था? तो हम बताने जा रहे हैं कि एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से पुकारा था। क्या आपको पता है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था? तो हम बताने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। जी हाँ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। और सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने।